नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले पार्ट में जो आपने सीखा, हमने देखा कि 12 घर होते हैं। जैसे अगर आप देखिए, ये 1H 2H 3H, ठीक है, ये 4th हाउस, ये यहाँ पर 5th हाउस, 6th हाउस, ठीक है, ये 7 हाउस, यहाँ ये 10H आएगा ऐसे ही, ये 8 और 9, फिर ये 10 हो गया 11 और ये 12 ये 12 घर हैं। और ये कभी भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे, ये फिक्स है ये घर। ऐसे ही 12 राशियों के बारे में मैंने कल बताया था आपको। 9 ग्रह जिनके स्वामी हैं वो अलग अलग हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये 12 राशियां एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए आप। ये नंबर 1 राशि जो मेष की है, स्वामी मंगल है इसके, वृष दूसरी है, शुक्र स्वामी है, और इनके नंबर वही रहेंगे राशियों के, ये घर नहीं है, ये राशियों के नंबर है। ऐसे ही मिथुन के बुध हैं, कर्क राशि के चंद्रमा स्वामी हैं, और सिंह के सूर्य हैं, कन्या के स्वामी बुध हैं, तुला के शुक्र हैं, वृश्चिक के मंगल हैं। अब देखिए, मंगल यहाँ मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी हैं। ऐसे ही शुक्र 2 और 7 ये जो राशि है इनके स्वामी हैं। यहाँ फिर धनु है, बृहस्पति धनु, यहाँ 9 और 12 मीन राशि जो है इनके स्वामी हैं, और 10 और 11 जो मकर कुंभ है इनके स्वामी शनि है। तो ये छोटा सा एक रिवीजन हुआ। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, उन ग्रहों की बात करनी है। देखिए, आप सभी जानते हैं वैसे तो ग्रह 9 होते हैं, और वो जो 9 ग्रह हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे अगर मैं कहूँ सूर्य यहाँ पर, फिर उसके बाद में चंद्र, उसके बाद में मंगल देवता है, बुध देवता है, बृहस्पति देवता है, शुक्र देवता है, शनि देवता है, और राहु, और ये आपका केतु ये देवता है। राहु केतु इनमें छाया ग्रह हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद में मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा। आपको राहु को शनि की छाया बोलते हैं और केतु को मंगल की छाया बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलेंगे, ये ग्रह जो 2 हैं। बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये मार्गी भी हो सकते हैं, वक्री भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी बात मैंने की है केवल 9 ग्रह रहेंगे। ये जो 9 ग्रह हैं हमारे इन 12 घरों में बैठेंगे। लेकिन इससे पहले हमें करना क्या होगा, किसी भी लग्न की जो कुंडली होगी, लग्न ऐसे आपने देखा होगा, किसी भी कुंडली को देखेंगे तो अभी मैं अपने अगले वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे कुंडली को देखते हैं। लेकिन अभी हम पहले समझ लें, तो लग्नेश जो है किसी भी कुंडली का स्वामी होगा। तो ये घर जो है ये तो फिक्स है। ये घर बार वैसे मैं भी नहीं लिखूंगा इसमें, मैं जो लिखूंगा दूसरे नंबर लिखूंगा कुछ इस तरीके के। अगर आप थोड़ा सा देखें, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 2 का मतलब क्या है, 2 की राशि देखिए आप कौन सी है। 2 की राशि है, देखिए दोस्तों, वृष राशि या वृषभ राशि जिसको बोलता है। स्वामी कौन है, शुक्र है। ऐसे ही फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ये कुछ राशियां जो होंगी इस तरीके से जाएंगी। जैसे सेकंड जो है वृष राशि है हमारी, और 7th जो है इनके स्वामी शुक्र है। तो इन पर हम बाद में बात करेंगे। अब वो शुक्र कहाँ बैठेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पे 3rd और 6th है, इसके स्वामी बुध है, तो बुध का प्लेसमेंट क्या होगा वो अभी हम बाद में बात करने वाले हैं। अभी आपने क्या देखा कि हमारे ये 9 ग्रह 12 राशियां हैं, और अगर कोई भी लग्नेश, ऐसे ही कोई भी लग्नेश बन सकता है। कोई भी राशि जो लग्नेश है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उस पर हम चर्चा थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इस समय हमारी बात रहेगी कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है, वो ऊंच का है या नीच का है। ये बड़ी एकदम बात आती है जब भी आप किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं, अरे भाई तुम्हारा तो दिन बहुत खराब चल रहा है, इस समय ये ग्रह नीच का है, या ये त्रिक भाव में बैठा हुआ है। जैसे मैंने बताया था, ये 6th हाउस, ये 8th हाउस और ये 12th हाउस, ये जनरली मोर देन 90% केसेस में इनको निगेटिव बोलते हैं। और अगर इनमें बैठे हुए किसी ग्रह पर विपरीत राजयोग ना बने
तो तब तक ये खराब ही रहेगा और इस घर के जो फल रहेंगे वो खराब ही रहेंगे इन 3 ग्रहों के। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। विपरीत राजयोग जो मैंने अभी नाम बताया, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा। अभी हम देखें, अगर यहाँ पर इस जो घर को भी, ये 3rd हाउस हो वैसे तो, इसको भी कई परिस्थितियों में 3rd हाउस को और इसको 11th हाउस को भी निगेटिव की संज्ञा दी गई है, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से है मेरे दोस्तों, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये 9 ग्रह हैं ये किस राशि में उच्च के होंगे और किस राशि में नीच के होंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति ऊंच नीच में जो देखनी है। देखिए आपके सामने एक ये कुंडली दी हुई है, लगन कुंडली। तो ये यहाँ पे घर नहीं है। अब बाई चांस की बात है, लगन जो कुंडली है ये मेष लगन की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, वो कुंडली है। तो यहाँ पर अभी हम जो बात करते हैं ग्रहों की जो स्थिति बात करते हैं, ये घर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये बाई चांस आपके हमारे राशियां भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां आप देखिए, अगर कभी भी सूर्य उच्च का होगा हमेशा, अगर वो मेष लगन में है, मेष राशि में, मेष राशि में, चंद्रमा यहाँ 2 मतलब जो राशि होगी, अगर मैं थोड़ा सा अभी क्लियर करूंगा आपको, सेकंड राशि वृषभ रहेगी, वृष रहेगी। वृष राशि का चंद्रमा हमेशा उच्च का होगा। ऐसे ही राहु 2nd और 3rd में, यानी 2nd और 3rd का मतलब क्या है, वृष और हमारी जो जेमिनी है, जो मिथुन है, मिथुन लगन का जो राहु अगर यहाँ पर बैठता है तो वो उच्च का होगा। अब हमें थोड़ा सा आगे चलना है। ये बृहस्पति को आप देखिए, जो बृहस्पति देवता है कर्क के उच्च के होंगे। बुध ऐसी अगर आप चलेंगे, कन्या राशि का जो बुध होगा वो हमेशा उच्च का होगा। शनि यहाँ पर जो है उच्च का होगा। 7th जो राशि है, वो जो राशि रहेगी ये तुला राशि रहेगी। तुला राशि में हमेशा ये उच्च के रहेंगे। ऐसी केतु यहाँ पर आकर के अगर हम देखेंगे, वृश्चिक और धनु, ये वृश्चिक है, ये धनु है। ये राशि की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ घर से लेकर के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेष लगन पहली कुंडली है। जब हम बात करते हैं मेष लगन की जो राशि है, पहली राशि है, तो ये बाई चांस पहला ही घर है। कल को अगर यहाँ पे हम दूसरी राशि लिख के 2 लिखेंगे तो उसके हिसाब से 2nd जो लगन होगा उसका लगने से हमारा वृष राशि का मालिक कौन है, शुक्र होंगे। अब 8th और 9th जिसको मैंने नाम दिया वृश्चिक और धनु में केतु उच्च के होंगे। मंगल मकर राशि का उच्च का होगा। ये कहीं भी हो, 10 नंबर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो मंगल हमेशा उच्च का होगा। दूसरी बात हम बात करेंगे 11th और ये 5th हाउस को हमने, ये राशि जो है इनको खाली छोड़ा हुआ है। 12th की बात करेंगे क्योंकि 5th और 11th में कोई भी उच्च या नीच नहीं है, ठीक है जी। तो 12वीं जो राशि में हमेशा शुक्र जो बैठा होगा वो उच्च का होगा। अब देखिए, अगर ये चार्ट इसी ऑर्डर में हमें ध्यान रखना है, सूर्य 2 में राहु और चंद्र, 3 में राहु, 4th में बृहस्पति, 6th में बुध हमेशा उच्च का होगा, 7th में शनि उच्च का होगा, 8th और 9th में केतु, हमारा केतु देव जो है वो उच्च के होंगे। और आगे अगर हम बात करते हैं मंगल देव की, वो 10 मकर राशि के उच्च के होंगे। और ये 12वीं राशि जो हमारी मीन राशि है उसमें हमारे शुक्र देवता उच्च के होंगे। तो दोस्तों अभी एक मैं बहुत अच्छा एक चार्ट आपको ये दिखाने वाला हूं। देखिए, पहले तो आप यहां समझें कि यहां पर अगर सूर्य जब भी उच्च का होगा तो इसके सामने 7वां जो घर है, 7वीं जो दृष्टि जिसको अगर हम बोलते हैं 7वीं दृष्टि, तो जैसे आप कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर सूर्य को मैं यहाँ प्लेस कर दूं 7th राशि जो होगी हमारी, 7th मतलब जो हमारी राशि होगी तुला, तुला में हमेशा सूर्य नीच का होगा। ऐसी शनि में इसमें नीच के होंगे। ऐसी में अगर अब बात करता हूं यहाँ पर चंद्रमा की, चंद्रमा अगर यहाँ पर वृष राशि में उच्च के हैं तो वो यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं वृश्चिक राशि, ये 8th राशि मानी जाएगी, वृश्चिक में ये नीच के रहेंगे। क्योंकि उल्टा हमें देखना 7th हाउस, तीसरे का 7th हाउस क्या बैठेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर ये 9 राशि जो हमारी बैठेगी। तो ये हमारे जो है धनु में राहु, और ये राहु जो है 2nd और 3rd हमारी वृष और मिथुन के राहु उच्च के थे, तो यहाँ पर वृश्चिक और धनु में ये नीच के होंगे। नीच समझ रहे हैं, नीच मतलब अपने जितने भी इनके रिजल्ट होंगे वो सारे
नीच के होंगे, गलत रिजल्ट देंगे वो उस घर में जो बैठेंगे। उस घर का जो प्रभाव होगा, जैसे मान लिया मंगल यहाँ पर जो है ये किसके लिए है, ये भाग्य स्थान है। अब भाग्य स्थान में अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो वो सारे फल खराब कर देगा उस घर से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर बृहस्पति की। बृहस्पति की 7th जो हाउस रहेगा वो ये रहेगा, यानी मकर का बृहस्पति हमेशा नीच का होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बुध की, ये यहाँ पर हम बात करते हैं इधर मीन राशि में बुध हमेशा नीच के होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इधर केतु। केतु ऐसे ही यहाँ पर 2nd और 3rd राशि जो होगी हमारी वृष और मिथुन में नीच के होंगे, अगर ये यहाँ इधर आपके वृश्चिक और धनु में उच्च के हैं। मंगल अगर 10 में यहाँ उच्च का है तो 4th राशि कर्क राशि का मंगल हमेशा नीच का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऐसी शुक्रदेव की। शुक्रदेव यहाँ पर जो मीन राशि का शुक्र है वो हमेशा उच्च का होगा। और यहाँ हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि में ये हमेशा जो है नीच का होगा। तो ये तो प्रवृत्ति रही ग्रहों की। और ये देखिए थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ा चार्ट बनाया है। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के होंगे 1। अब मैं अगर 1 लिखूंगा तो मेष समझ जाइएगा अगली बार। ऐसे ही अगर मैं 7 लिखूंगा तो तुला इसमें नीच के होंगे। ऐसे ही चंद्रमा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के होंगे, वृश्चिक में नीच के होंगे। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होंगे, कर्क राशि में नीच के होंगे, यानी 10 और 4। बुध अगर हम बात करेंगे तो 6 जो राशि है हमारी कन्या राशि है, ये वही नंबर है जो मैंने पहले अभी आपको बताए थे। और मीन राशि में ये नीच के होंगे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होगा, मकर में उच्च नीच का होगा। शुक्र मीन लगन जो है ये मीन राशि में उच्च के होंगे और कन्या राशि में नीच के होंगे। शनि ऐसे ही तुला राशि में उच्च के होंगे, मेष में नीच के होंगे। ये राहु और केतु ही हैं जो 2-2 राशि में उच्च या नीच के होते हैं। ये वैसे तो छाया ग्रह हैं, लेकिन जब इनकी दशा महादशा आती है तो ये अपने फल उसी हिसाब से देते हैं, अच्छे या बुरे। तो इनको ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपने सुना भी होगा जब भी आप अपनी कभी कुंडली लेकर के जाएं किसी पंडित के पास में, तो बताते हैं भाई आपकी तो ग्रहों की डिग्री कम है या ज़्यादा है, ये कैसा फल देगा। ये उसी हिसाब से देंगे जो डिग्री की आपकी गणना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में 12 ग्रह थे। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को अब काउंट नहीं करते हैं। तो हर एक ग्रह की डिग्री 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री का ग्रह होगा। इसीलिए 12 ग्रहों को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 360 डिग्री आती है। यानी हर एक ग्रह को जो अलॉटमेंट किया गया है वो 30 डिग्री का किया गया हुआ है। इन 30 डिग्री में जो भी डिग्री जिस अनुसार होगी उसी हिसाब से वो ग्रह बली होगा। तो वो देखिए किस तरीके से ग्रहों की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिग्रियां लिखी हुई हैं। अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से 6 के बीच में है तो वो बाल अवस्था में माना जाएगा और वो रिजल्ट जो है 25% तक ही दे सकता है। उच्च हो या नीच हो, खराब हो या अच्छा हो, दुश्मन के साथ बैठा हो या दोस्त के साथ बैठा हो। अगर दुश्मन के साथ हो तो दुश्मनी के 25% तक ये रिजल्ट देगा। ठीक है, अब अगर किसी ग्रह की डिग्री 7 से 12 के बीच में हो जाए तो उसे कुमारावस्था बोलते हैं और ये 50% तक के रिजल्ट अपने सही देगा। ऐसे ही 13 से 18 तक है तो यहाँ बिल्कुल मैक्सिमम पावर उस ग्रह की रहेगी और वो 100% तक के रिजल्ट देगा। जैसे मैं यहाँ बात कहूँ, अगर 15 डिग्री का कोई ग्रह है तो वो वास्तव में युवा अवस्था, पूर्ण युवा जिसको बोला जाएगा, वो 100% उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अच्छे या बुरे अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो हम बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और 19 से लेकर 24 तक की डिग्री अगर है तो फिर वापस वही 50% तक रिजल्ट आ जाएंगे और इसको प्रौढ़ अवस्था में ये ग्रह हमारा है इस समय। अब 25 से 30 तक ये बिल्कुल वृद्ध अवस्था में आ जाएगा और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर चलेगा। तो आप मान सकते हैं कि इधर 0 से लेकर 6 तक रिजल्ट बड़े कम मिलेंगे। इनफैक्ट अगर 0, 1, 2 डिग्री है तो वहाँ तो नगण्य है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रिजल्ट देगा कोई भी ग्रह, अच्छे या बुरे। ऐसे ही अगर 25 से 30 की तरफ आप चलते हैं तो 26 से लेकर के 27, 28, 29 डिग्री तक का जो अगर कोई ग्रह होगा तो वृद्धावस्था या मरणावस्था की तरफ होगा और आप कह सकते हैं वहां पर भी उसके रिजल्ट बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे ग्रहों की डिग्री की बात करते हैं। अब आगे जो मैं थोड़ा सा आपसे बात करने वाला हूं, देखिए ये मैं थोड़ा सा फिर आपको हल्का इस बारे में समझा दूं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये जो हमारी राशियों के हिसाब से मैंने बताया है कि कौन ग्रह उच्च का है कौन नीच का है। ये सूर्य, और यहाँ पे देखें सूर्य मेष में
उच्च राशि के हैं और तुला जो 7 राशि है उसमें नीच के हैं। सूर्य के साथ उल्टा सेम शनि का होगा, शनि अगर 7th में उच्च का है तो 1 में नीच का होगा। ऐसी चंद्रमा सेकंड जो हमारी वृष में उच्च के है और वृश्चिक में नीच के रहेंगे। राहु और केतु ऐसी एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। ये 2nd 3rd में उच्च का है, 8 9 में नीच का है। ये 8 9 में उच्च का है और अगर आप देखें 8 9 में उच्च का है ना, तो 2nd 3rd में ये नीच के रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव यहाँ पे 4th में उच्च के हैं और 10th में नीच के हैं। बृहस्पति के पैरेलली अगर हम बात करेंगे तो मंगल की बात करेंगे। मंगल देव 10th में उच्च के हैं और 4th में नीच के हैं। और बुध और शुक्र अपना रेसिप्रोकल रहेंगे। ऐसे बुध 6th जो कन्या राशि का उच्च का होगा, मीन का नीच का होगा, और यहाँ पर शुक्र जो है मीन में उच्च का होगा और कन्या राशि में ये नीच का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें इन चीज़ों को तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे अब। और यहाँ मैं अब थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर। ये देखिए यहाँ अभी जो हम बात करेंगे ग्रहों की जो दोस्ती है। देखिए अगर आप देखें बुध देव ये देवता ग्रह हैं वैसे तो, लेकिन अब हमें ये देखना होगा किसकी दोस्ती किसके साथ है। देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ पर देवगण रहे, ये देव ग्रह हैं, ये दानव ग्रह हैं, शुक्र शनि राहु केतु, इनको दानव ग्रह बोलते हैं। तो इनकी तो आपस में भयंकर जो है एनिमिटी है, इनकी दुश्मनी है आपस में। तो ये तो दुश्मन हुए ही हुए, लेकिन अब हमें ये देखना है कि बुध के साथ किसकी दोस्ती और किसकी शत्रुता है। बुध जो देव हैं ये गणेश जी के प्रतीक हैं। और आप ये देखिए, अब देखते हैं मित्रता, बुध बुद्धि के कारक है और बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक का अपना अलग रोल है। शुक्रदेव शुक्राचार्य जी ये दानवों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर सूर्य बृहस्पति से इनकी मित्रता है बुध की, और इनके बुध देव के जो मित्र हैं शुक्र शनि राहु केतु हैं। लेकिन देवता होने के बावजूद भी बुध की अति शत्रुता है मंगल और चंद्रमा से। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, जब हम कुंडली विवेचन करेंगे तो हम इस पर जरूर आएंगे और इसकी बात हम ध्यान देंगे इस चीज़ पर। तो आज जो हमने बात की है यहाँ पर अभी तक जो पूरी बात हुई है, हमने ग्रहों की बात करी है, ग्रहों को किस तरीके से प्लेस करते हैं उसकी बात की है, ग्रह की ऊंच और नीच की बात की है, और इनकी मित्रता शत्रुता की बात की है, और इनकी डिग्रीज के बारे में बात करी है। दोस्तों अगली जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा थोड़ा सा और समझा करके कि कुंडली को देखते कैसे हैं। तो देखिए तीसरे ही वीडियो में मैं आपको कुंडली बताने वाला हूं, आपको बस ध्यान देना है। मैं दोस्तों केवल आपको समझाना चाहता हूं कि इस फील्ड में अगर हम टेक्निकली इसको पढ़ते हैं, ये इतना अच्छा ज्ञान है, अगर हमें सही से ध्यान रहे और वास्तव में अच्छे लोगों की कमी अगर हम देखें इस कुंडली विवेचना में और कुंडली ज्ञान में, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग झोला छाप पंडित हैं वो इस बारे में विवेचना करने लगते हैं, और कई बार वो जो उनकी कैलकुलेशन है वो कई बार बड़ी गलत साबित होती है। उन्होंने केवल 1-2 चीज़ों को देख करके बता दिया कि जी ये ग्रह उच्च का हो गया, ये नीच का हो गया, लेकिन बाकी फैक्टर्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ऐसे में जो जातक है उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कम से कम अपनी कुंडली को वास्तव में देखना सीख जाएं, और अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, आपसे बात करूंगा। और मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है आपसे कि आपको अच्छी तरीके से कुंडली विश्लेषण का ज्ञान होगा और आप दूसरों की कुंडली भी देख सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव।